25 की चारधाम यात्रा के लिए प्राधिकरण गठित, तैयारियों में जुटी धामी सरकार। सीएम बोले सभी हितधारकों की ली जाए राय। उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाया, व्यय मानकों में भी बदलाव। रेखा आर्य ने कहा प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ी को लाभ मिलेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर लगाए आरोप। गैरसैंण मुद्दे पर दोनों दल लोगों को ठगने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। मसूरी के कंपनी गार्डन का बदला गया नाम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल उद्यान रखा गया। अटल जी की 10 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साइबर हमले से राज्य की 100 वेबसाइटों को बचाएगा स्वास्थ्य। आपको बता दें 5 साल के लिए एनओसी को मिली जिम्मेदारी। साइबर अटैक के बाद आईटी विभाग ने शुरू की कवायद। और बद्रीनाथ में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, जम गई इंद्राधारा। पड़ रही है कड़ाके की ठंड। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली इंद्राधारा भी जमी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लक्सर के खानपुर के देहात क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने लाखों रुपए की कीमत के मोटर पार किए हैं। मोटर चोर गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खानपुर पुलिस लगातार इन मोटर चोरों की तलाश कर रही है। जिले में मोटर चोर गिरोह को पकड़ने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। तो लक्सर के खानपुर के देहात क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने लाखों रुपए की कीमत के मोटर पार किए हैं। मोटर चोर गिरोह की तलाश में खानपुर पुलिस जुटी हुई है। जिले में मोटर चोर गिरोह को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई। अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून के एक निजी शैक्षणिक विश्वविद्यालय। आपको बता दें यूपीईएस में 22वां दीक्षांत समारोह आज से शुरू हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे मुनीर और उत्तराखंड के महाधिवक्ता एसएन आपको बता दें बाबुलकर ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को छात्रों को मेडल भी प्रदान किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। ये बहुत मैं अब पिछले 5 साल लॉ भी करी थी, बीकॉम LLB, और अभी मैं LLM भी यहीं से करी हूँ। लेकिन इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी माता पिता और मेरे चाचू हैं, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप पढ़िए, आप ये बनिए। जैसे मेरा सपना है जज बनने का, तो ये मेरा सपना बाद में बना, पहले मेरे घर वालों का सपना था ये। तो उससे वो मुझे एनर्जी मिली, एंथुजियाज्म मिला कि आपको ये बनना चाहिए। जब संविधान बन रहा था तब भी इस दिशा में चर्चा हुई थी, अभी का तो विषय है नहीं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से ही लागू है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सिविल लॉ है जी। कुछ लोगों को ऐसे ही भ्रम में फैला दिया, जैसे कि भाई ये कोई पर्टिकुलर आदमी फेरे करते हैं तो शायद सभी को फेरे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जी सिस्टम। आप स्कूटर चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो चाहे आप कोई भी हो, आप पे कानून समान काम करेगा। विषय यह है, सिविल लॉ है, उसको अननेसेसरी विवाद का विषय बना दिया। यूनिवर्सिटी ने बहुत ही छोटे स्केल पे एक शुरुआत करी थी, जिसमें हमने लगभग 200 बच्चे थे जब हमने शुरू किया था आज से 20-21 साल पहले। और अब हम एक काफ़ी बड़ी और उभरती हुई यूनिवर्सिटी के तौर पे अपने आप को स्थापित किया है देश में। अब हमारे पास लगभग 16,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। हम देश में जो टॉप के शीर्ष के 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अब शामिल हैं। न सिर्फ देश में बल्कि वी आर ऑल्सो नाउ रैंक्ड अमंग्स टॉप 600 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। In several categories now we are amongst world's top 150, world's top 200, world's top 500 university. So overall the university is doing very well on the academic side, and we are working really hard on the student experience and the outcome side, and that is what is visible in the hall, where students and parents are very happy with the outcomes and the quality of education that they received at the university. अगली खबर की ओर उधम सिंह नगर से अगली खबर है, जहां नगर
आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में हजारों श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा वितरण किए गए उपकरण भारी संख्या में क्षेत्र के श्रमिकों की अव्यवस्थाओं के मद्देनजर कुमाऊं से श्रम विभाग असिस्टेंट कमिश्नर मीनाक्षी भट्ट ने खटीमा पहुंचकर श्रमिकों को जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग खटीमा कार्यालय में स्टाफ की कमी के चलते वितरण कार्य में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कमी को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। जनपद में 90,000 श्रमिकों को उपकरण वितरण किया जाना है। स्टाफ की थोड़ा सा शॉर्ट तो है ही, हमारे पास कम है कार्मिक, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और आउटसोर्स से हमें स्टाफ लेने की अनुमति बोर्ड ने दी है, तो उसके माध्यम से हम लोग जल्द ही कार्मिकों की नियुक्ति यहाँ करेंगे ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। और जहाँ तक सामान वितरण का विषय है, तो जब वितरण होता है तो जाहिर है कि लोग आते ही हैं और सबको रहता है कि हमें भी सामान जल्दी जल्दी मिल जाए, तो इस कारण से अव्यवस्था हो जाती है। किंतु अब व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि हम लोग टोकन सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं और एक शेड्यूल हमने बना दिया है कि एक निश्चित तिथि को कितने लोगों को सामान वितरण किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की की गंगनहर कोतवाली का निरीक्षण एसपी देहात स्वप्निल किशोर सिंह ने किया। एसपी देहात ने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही मिली हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोतवाली में उपलब्ध सभी संसाधनों के रखरखाव संचालन की जानकारी ली गई है। साथ ही साथ अभिलेखों के भी रखरखाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि लंबित अपराधों के भी निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अभी कोतवाली गंगनहर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपलब्ध जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों के रखरखाव, उनके जो संचालन की जानकारी है वो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कितनी है, कितनी बेहतर है और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही अभिलेखों को रखरखाव की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। उनको अद्यतन किया गया है या नहीं किया गया है, यदि किया गया है तो कितनी बेहतर गुणवत्ता है उसकी, ये भी समीक्षा का विषय है। साथ ही थाने पर उपलब्ध जो भी हमारे वेलफेयर के काम चल रहे हैं या भविष्य में प्रस्तावित हैं, उनकी बारे में भी समीक्षा की जाएगी। जो अपराध हमारे यहाँ लंबित हैं, जिनका निस्तारण होना है, जिनका डिस्पोजल होना है मालों का, उन सभी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो वस्तुएं निष्प्रयोज्य घोषित होने लायक हैं, उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित कराने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर आज जो कुछ भी थाने के संसाधन हैं और अभिलेख हैं, उनके रखरखाव, उनके अद्यतन किए जाने की कार्रवाई की पूरी समीक्षा होगी और उसके आधार पर जो भी सुधार की गुंजाइश होगी उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। अभी तक कोई खामी नहीं पाई गई है। जो हमारे शस्त्र अस्त्रों का रखरखाव है वो संतोषजनक है। कर्मचारियों की हैंडलिंग की स्थितियां भी बेहतर पाई गई हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास आवश्यक है और इसमें कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती, उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। ये सभी के लिए आवश्यक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वन महकमे में जंगल राज जानवरों जैसे नियम कानून का मामला सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ एक रंगीन मिजाज वन अफसर पर महिला कर्मचारी को फ्लाइंग किस भेजने और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। महिला कर्मचारी और अन्य स्टाफ ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ मीडिया के सामने सारी करतूत का पर्दाफाश कर मोर्चा खोल दिया है। वन विभाग के महिला पुरुष 15 कर्मचारियों ने ऑडियो क्लिप का हवाला देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अधिकारी के रसूख के आगे किसी की भी चलती नजर नहीं आ रही है। 2 महीने से करीब ज़्यादा ही हो गया है। कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि किसी से गाली गलौज कर दी, किसी से रंजन कर दी, किसी से मतलब हद अपशब्द बोल दिए। अब कुछ दिन पहले एक ये लोग कहीं जा रहे होंगे तो किसी मामले में इनमें आपस में बात हो रही थी, तो उसमें मेरा नाम साफ ले लेके माँ की बहन की गाली दी जा रही है साफ। और कल हमारे यहाँ का एक जो प्राइवेट लड़का ऑफिस में काम करता है, कल उसके साथ भी गाली गलौज करी और यही हरकतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का कार्य तेजी के साथ प्रगति पर है और पहाड़ों पर रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। रेल आरवीएनएल के परियोजना प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का 86% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2026 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर रेल दौड़ती नजर आएगी। पहाड़ों में सुरंग का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। 2025 से रेल ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रोजेक्ट में गंगा में पुल निर्माण और हार्ड रॉक न होने के चलते मुश्किलें बनी रहती हैं, जिसमें समय लग रहा है।
60 किलोमीटर मेन टनल कर चुके हैं 104 किलोमीटर में, और ओवरऑल टनलिंग की प्रोग्रेस हमारी 86% है, 86%, और 28 ब्रेक थ्रू टोटल हमारी ड्राइव जो थी 46 ड्राइव्स थी, 46 पे 28 ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 हमारे मार्च तक और हो जाएंगे, तो 38 ड्राइव हमारी ब्रेक थ्रू मार्च 25 तक हो जाएंगी, और जो बची ड्राइव्स है उसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 25 तक पूर्णतया कर लेंगे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धामी सरकार की टेंशन उपनल कर्मचारियों के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक ओर जहां राज्य सरकार पर 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट से भी लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। इसी बीच अब उत्तराखंड शासन उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ दायर SLP निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 85 और पुनर्विचार याचिकाएं दायर करने जा रही है। यह हम रिपोर्ट देखिए। काम करते हैं, उतना पैसा नहीं मिलता है, उतना। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर उपनल कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उपनल कर्मचारी पिछले लंबे समय से सरकार के आश्वासनों से निराश होकर आंदोलन की राह पर निकल गए हैं। हजारों की आबादी में सचिवालय घेराव को पहुंची उपनल कर्मचारियों की इस भीड़ ने राज्य सरकार की टेंशन चुनावी माहौल में बढ़ा दी है। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 22,000 से ज्यादा उपनल के कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले लंबे समय से नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की मांग की है, जबकि भाजपा जल्द कोई समाधान निकालने का दावा कर रही है। मैं महासंघ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं इस वक्त, मेरा नाम है। हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी SLP राज्य सरकार की खारिज हो गई है, और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। 1 महीना होने को है, आज 11 तारीख हो गई है। राज्य सरकार से हमने अनेकों माध्यम से प्रयास किया बात करने का, प्रत्यावेदन दिया, मांग पत्र दिया अपना कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है और हाईकोर्ट का निर्णय है उसको सभी कर्मचारियों को लागू किया जाए। देखिए, सरकार यदि संवेदनशील होती अपने संविदा कर्मियों के प्रति, तो सरकार को पहले तो स्वतः ही इन्हें नियमितीकरण करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए थे। चरणबद्ध तरीके से नियमित करिए, ये हाईकोर्ट का फैसला तब आया जब मजबूरन उपनल कर्मियों को हाईकोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। हाईकोर्ट से वो अपने पक्ष में जजमेंट करा कर आ गए, सुप्रीम कोर्ट से वो अपने पक्ष में निर्णय करा कर आ गए, लेकिन अभी भी हठधर्मिता देखिए सरकार की कि 40,000 से ज़्यादा पद रिक्त चल रहे हैं प्रदेश के अंदर, बैकलॉग चल रहा है। आप 22,000 पदों पर नियमितीकरण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अब इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के और तो और इनके सबका साथ सबका विकास के सारी कलई खुल गई है, बेनकाब हो गए हैं ये, और अब इनके हाथी के दांत खाने के भी दिखाने के भी सबके सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से अब केवल सैनिक कल्याण विभाग ने ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी अभी तक, लेकिन अब उसने विभागीय सचिवों को पत्र लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव डालने के लिए आप सब भी अपने अपने विभागों से पत्र लिखिए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इनको नियमित नहीं किया जा सकता।
देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है इससे हमें सरोकार नहीं है। हम हमेशा कर्मचारियों के साथ में रहे और कर्मचारियों के हितों में निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों के लिए ही सरकार निर्णय लेने का काम करेगी। तो कांग्रेस हमें ये ना सिखाए कि हमने कर्मचारियों के हित में क्या किया है और क्या नहीं। जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने कितना कर्मचारियों के हित में किया। कर्मचारी हमेशा धरने प्रदर्शन में बैठे रहते थे, उन्होंने कभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं करी और आज वो रक्षा करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त कर्मचारियों के हित में भी काम कर रही है और प्रदेश के हित में भी काम कर रही है। तो जब वक्त आएगा तो जो उनके लिए सकारात्मक चीजें होंगी उसको करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार करने जा रही है। वहीं एक और जहां कर्मचारियों ने सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। इस बीच अब उत्तराखंड शासन उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी निरस्त करने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 85 और पुनर्विचार याचिकाएं दायर करने जा रहा है। अवमानना याचिका ये कुंदन सिंह की जो जनहित याचिका थी और जो 12/11/2018 का ऑर्डर था माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ का, उसके परिपालन के संबंध में उपनल संविदा कर्मचारी यूनियन हल्द्वानी उसके द्वारा उसके प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया कि जो कुंदन सिंह का जो निर्णय आया है उस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये बड़े जटिल विषय हैं और जब मैं सरकार की बात सोचता हूँ कि सरकार में बैठ के कैसे काम होता है, अब इस प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पहले हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं या उपनल के माध्यम से लगाते हैं, पीआरडी के माध्यम से लगाते हैं और कई बार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगाते हैं। उस समय एक स्थिति रहती है किसी तरह आप हमको लगा दीजिए। उस समय की जो सेवा शर्तें होती हैं उसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, अस्थायी नियुक्तियां हैं और जब हम कुछ समय तक काम कर लेते हमारी संख्या बढ़ जाती है, फिर हम आकर उसको एक संगठन बनाकर उसको करके फिर परमानेंट की मांग करते हैं। ये बात सही है कि जो लोग हैं जो भी सेवाओं में हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं, राज्य उनका भी है और हर किसी को आर्थिक संसाधन चाहिए। नौकरी उसका एक बड़ा माध्यम है उत्तराखंड के अंदर। देखिए, सरकार की नीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए उसके बाद जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो उससे लग रहा था ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, जो लोगों को रोजगार देने की बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में लोगों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ करें वो इनसे सीखा जाना चाहिए। चाहे पेपर लीक हो, चाहे भर्ती घोटाले हों, चाहे अब उपनल का जो ये मामला चल रहा है। इसमें पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका जाहिर की और अब जो चीफ सेक्रेटरी है वो सारे विभागों को ये निर्देश कर रहे हैं कि आप सभी विभागवार भी इसमें पुनर्विचार याचिका दायर करें। तो इससे पता चलता है कि सरकार दमन की नीति पर चल रही है और जो कर्मचारी इतने वर्षों से सरकार की और राज्य की सेवा कर रहे हैं उनके भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश है। कुल मिलाकर उपनल कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य सरकार पर एक और जहां उपनल के कर्मचारी दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नैनीताल हाईकोर्ट से भी सरकार के लिए बुरी खबरें आने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में देखना होगा 24 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है और कब तक सरकार उपनल कर्मचारियों को पूरा कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सुबह 8 बजे से ऊखी मठ में मतगणना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतगणना के
मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहाँ पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहाँ पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पर तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो ARO नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे CRPF और जो CPMF होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहाँ की सुरक्षा को तय किया गया। सबसे अंदरूनी घेरा में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया गया है।